हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एससी हार्डवीक के वोकेबलरी सीरीज में। वॉल्यूम 2 का लेसन 15 आज हम लोग सीखेंगे। 20 न्यू वर्ड्स इसमें हैं इस लेसन में। और चलिए शुरुआत कर देते हैं एकदम सिंपलेस्ट तरीके से, इजीएस्ट तरीके से सीखना। फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल का सारा लिंक दिया हुआ है। सभी स्टडी मटेरियल्स के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस तरह के वीडियोस यूजफुल हमेशा देखना चाहते हैं और उससे लाभान्वित होना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने क्लास की। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है अंत में कि ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहा तो अंत में जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखें, एक भी सेकंड स्किप ना करें, क्योंकि मुझे पता है आपको पता नहीं है। वीडियो खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा कि इस वीडियो के हर एक सेकंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई गई हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला वर्ड है अघास्ट। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए अघास्ट एक एडजेक्टिव है और ज्यादातर रिटन कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज करते हैं। कोई भी आदमी किसी भी वजह से भय, चकित और विस्मय के फीलिंग्स को एक साथ अपने मन में ले आता है, तब उसको कहते हैं कि वो अघास्ट है। एकदम बोलचाल की भाषा में बोलना चाहे तो हम कहेंगे कि वो भौचक्का है। ठीक है। अब अगर हम बोलते हैं भय, आश्चर्य और विस्मय का एक साथ मिला हुआ स्वरूप, तो अफ्राइटेड भी उसको कह सकते हैं। चूंकि डरा हुआ है तो अफ्रेड है, अलार्म्ड भी है, फियरफुल है, फ्राइटेंड है, हॉरिफाइड है, हॉरर स्ट्रक है, हिस्टीरिकल है, हिस्टेरिक भी बोला जाता है इसको। ठीक है। स्केयर्ड है, स्कैरी है, शॉक्ड है, स्पूक्ड, टेरिफाइड, टेरराइज्ड है। पेट्रीफाइड भी एक वर्ड आ गया अभी बताते बताते मेरे दिमाग में, नोट्स बनाते समय नहीं आया था, अभी आ गया। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सारे वर्ड्स आपके लिए अघास्ट के सिनोनिम्स के रूप में वर्क करेंगे। आप इनको जरूर याद रखें, आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के देखिए, चाहे वो बैंक सेगमेंट का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे सीडीएस का हो या एयरफोर्स नेवी का हो। ये सारे वर्ड्स जो मैं आपको एससी हार्डवीक सीरीज में सिखा रहा हूं, जिसका कि मैं हिंदी मीनिंग भी बता रहा हूं और सिनोनिम्स भी, ये आपके लिए हाईली यूजफुल होने जा रहे हैं। चलिए कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस ले लेते हैं जिससे इस वर्ड को समझना आसान हो जाए और इससे रिलेटेड प्रीपोजिशंस या दूसरे तरह के फिल इन द ब्लैंक्स या कॉमन एरर के क्वेश्चंस अगर पूछे जा रहे हैं तो वो भी आप आसानी से बना सकें। पहला एग्जाम्पल है हमारा, प्रिंसेस मैरी वॉज फर्स्ट सरप्राइज्ड एंड देन अघास्ट एट द क्वेश्चन। जो सवाल पूछा गया प्रिंसेस मारी से, उससे तो पहले वो सरप्राइज्ड हो गई और उसके बाद अघास्ट हो गई, मतलब आश्चर्यचकित हुई, फिर एकदम भौचक्का रह गई कि कोई ऐसा कैसे पूछ सकता है। तो जैसे हम लोग सरप्राइज्ड के साथ एट प्रीपोजिशन लगाते हैं और उसी तरह का फीलिंग्स है अघास्ट, इसके साथ भी एट प्रीपोजिशन ही लगाते हैं। अघास्ट एट समथिंग, अघास्ट एट समथिंग। चलिए एक और एग्जांपल सेंटेंस हम लोग लेते हैं। ही स्टूड ही स्टूड अघास्ट एट द साइट ऑफ सो मच ब्लड। इतना अधिक खून देख करके वह एकदम भौचक्का खड़ा रह गया। ठीक है, फिर से आप देख रहे हैं अघास्ट एट द साइट ऑफ ब्लड। चलिए नेक्स्ट, द होल नेशन लिसेंड अघास्ट टू द मैनिफेस्टो। देखिए यहां अघास्ट के साथ टू नहीं आया है, लिसेंड टू द मैनिफेस्टो है, लिसेंड टू द मैनिफेस्टो। पूरा देश ने मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र को सुना। कैसे सुना? भौचक्का होकर। अब यहां देखिए, जब आप अघास्ट यहां यूज कर रहे हैं तो यह एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है। इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि सुनने का काम किया पूरे नेशन ने, पूरा नेशन सब्जेक्ट है, सुनने का काम किया। कैसे सुनने का काम किया? तो अघास्ट तरीके से, एकदम भौचक्का होकर। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हर एक वर्ड में मैं हिंदी मीनिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके सिनोनिम्स बता रहा हूं विद द एग्जांपल सेंटेंसेस, ताकि आप उस वर्ड का कंप्लीट नॉलेज प्राप्त कर सकें, उसको अपने लैंग्वेज में बोलते समय, लिखते समय यूज कर सकें। और अगर एग्जाम में उस वर्ड से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए कोई भी चैलेंज बचा ना रहे। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। मेरे प्यारे बच्चों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आर्टिकुलेट दो तरीके से यूज किया जाता है, एडजेक्टिव और वर्ब।
आपके किताब में आर्टिकुलेट को एक वर्ब के रूप में पढ़ाने के लिए बोला गया है, बट मैं यहाँ आपको दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में ये वर्ड पढ़ाऊंगा। आर्टिकुलेट एडजेक्टिव के रूप में होता है स्पष्ट, स्पष्ट या क्लियर। किस मामले में? बोलने के मामले में। ठीक है, तो अगर कोई आदमी बोलने के मामले में स्पष्ट या क्लियर है तो उसको एलोक्वेंट भी कहा जाता है, उसको फ्लुएंट भी कहा जाता है, उसको वेल स्पोकन भी कहा जा सकता है, और सिल्वर टंग्ड एक बहुत अच्छा फ्रेज है कि उसकी जीभ चांदी की बनी हुई है, मतलब कि वह बहुत सभी बातों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बोल पाता है। तो आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपनी बातों को अभिव्यक्त करने में, व्यक्त करने में जो आदमी सक्षम है वो आर्टिकुलेट है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, ज्योति वॉज आर्टिकुलेट विथ हर प्रेजेंटेशन। ज्योति वॉज आर्टिकुलेट विद हर प्रेजेंटेशन। ज्योति अपने प्रेजेंटेशन में आर्टिकुलेट थी, मतलब उसके प्रेजेंटेशन में हर एक उस बात को क्लियरली एक्सप्रेस और प्रेजेंट किया गया था जो बात वहां पर मायने रखती थी, वैल्यू रखती थी। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यू शुड, एक और बोलते हैं, यू शुड बी आर्टिकुलेट। चूंकि आर्टिकुलेट एक एडजेक्टिव है तो उसके पहले बी वर्ब ही चलेगा। बी मतलब या तो बी खुद रहे या इज, आर, एम, वॉज, वेयर रहे। तो ज्योति वॉज वेरी आर्टिकुलेट विथ हर प्रेजेंटेशन, मतलब कि ज्योति अपने प्रेजेंटेशन के साथ बहुत ही स्पष्ट थी, उसने प्रेजेंटेशन में हर एक बातें बहुत ही क्लियर, साफ तरीके से बताई थी। एक और एग्जाम्पल बोल रहे हैं, यू शुड बी वेरी मच आर्टिकुलेट। यू शुड बी वेरी आर्टिकुलेट, वेरी मच नहीं होगा क्योंकि आर्टिकुलेट पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। यू शुड बी वेरी आर्टिकुलेट विथ योर चॉइस व्हेन इट कम्स टू मैरिज। यू शुड बी वेरी आर्टिकुलेट विद योर चॉइस व्हेन इट कम्स टू मैरिज। जब शादी की बात आती है तो आपको काफी आर्टिकुलेट होना चाहिए, बहुत आर्टिकुलेट होना चाहिए, मतलब स्पष्ट होना चाहिए कि आपको कैसे व्यक्ति से शादी करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकुलेट को हम लोग वर्ब के रूप में यूज करना सीखते हैं। तो आर्टिकुलेट वर्ब के रूप में होता क्या है? जैसा कि हमने कहा एडजेक्टिव के रूप में इसका मतलब होता है अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में जो सक्षम है वो आर्टिकुलेट है। तो आर्टिकुलेट वर्ब के रूप में भी ऐसे ही रिलेटेड मीनिंग है, वह व्यक्ति जो अपने वह तरीका, या क्या गड़बड़ मैं बोल रहा हूं, सॉरी, अपने भावों या विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, व्यक्त करना। अब जब आप व्यक्त करते हो तो क्या करते हो? आप एक्सप्रेस करते हो, समझो। जब आप व्यक्त करते हो तो प्रोनाउंस करते हो, जब आप व्यक्त करते हो तो बोलते हो, स्पीक करते हो, टॉक करते हो, टेल करते हो, अटर करते हो, वोकलाइज करते हो, स्पीक आउट करते हो, स्पीक अप करते हो, इनंसिएट करते हो। ये सारे के सारे वर्ब के रूप में आर्टिकुलेट के सिनोनिम्स होंगे। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लीजिए। द इलनेस हिंडर्ड हिज एबिलिटी टू आर्टिकुलेट वेल। बीमारी के कारण उसका स्पष्ट रूप से अपने बातों को व्यक्त करने का तरीके पर प्रभाव पड़ा। कभी कभी आदमी अपना लंबी बीमारी के कारण न सिर्फ स्वास्थ्य खोता है बल्कि अपनी मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास भी खो देता है, और वैसे लोग आर्टिकुलेट नहीं हो पाते हैं। आप मेरी बात समझिएगा, यदि कोई आर्टिकुलेट है तो वो बहुत ही फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये भी है उसके दिमाग में बहुत क्लैरिटी है कि उसको वो क्या सोच रहा है, क्या कहना चाहता है और जीवन से क्या चाहता है। वैसे लोग ही आर्टिकुलेट हो सकते हैं, कंफ्यूज्ड लोग आर्टिकुलेट नहीं हो पाएंगे कभी भी। यह बात याद रखें आप लोग। यदि कोई आर्टिकुलेट है तो वो बहुत क्लियर भी है। एक और एग्जांपल सेंटेंस है, इट इज इजियर टू आर्टिकुलेट योर थॉट्स बाय राइटिंग एन आउटलाइन ऑफ व्हाट यू वांट टू से। अगर आपको अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करना है तो बहुत आसान हो जाएगा अगर आप उसका आउटलाइन, खाका तैयार कर लें जो आप कहना चाहते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग, स्पीच वगैरह देने जाने के लिए हम लोग पॉइंट्स लिख लेते हैं कागज में ताकि उनको ज्यादा अच्छे से हम एक्सप्रेस कर सके। तो आर्टिकुलेट का मतलब होता है एक्सप्रेस इन ए क्लियर वे। आर्टिकुलेट मतलब एक्सप्रेस इन ए क्लियर वे। एक्सप्रेस व्हाट? ऑब्वियसली योर आइडियाज और योर फीलिंग्स। तो चले नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंट। अभी हमने आपको बताया था कि आर्टिकुलेट वही इंसान कर पाएगा जो कॉन्फिडेंट है। तो कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव है। कॉन्फिडेंट वही होता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। ठीक है, अब जिसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है तो क्या वो सिक्योर नहीं होगा? क्या वो होपफुल नहीं होगा? क्या वो ऑप्टिमिस्टिक या सैंग्विन, आशावादी नहीं होगा? क्या वो किसी बात के लिए एश्योर्ड नहीं होगा? क्या वो सेल्फ असर्टिंग नहीं है? अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, तो आदमी कॉन्फिडेंट है तो वो अपनी बातों को जोरदार तरीके से नहीं रखेगा, सेल्फ असर्टिंग नहीं होगा। क्या वो सेल्फ एश्योर्ड नहीं होगा कि वो क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है और क्या चाहता है?
तो ये सारे वर्ड्स सिनोनिम्स हैं। प्यारे बच्चों, हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो सिनोनिम्स को रट के याद करते हैं। आप यहां देख रहे हैं कि मैं सिनोनिम्स को आपको रटा के नहीं याद करवा रहा हूं, लॉजिकली एक दूसरे से वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा हूं, और जो कनेक्ट होकर के सेम सेंस में लगभग मिलते जुलते आ रहा है वो सारा का सारा सिनोनिम्स हो जाएगा। आप भी इस मेथड को आजमा के देखिए, सिनोनिम्स रटने की परेशानी से हमेशा हमेशा के लिए आपको आजादी मिल जाएगी। आइए अगला इसका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम लोग इसको अच्छे से समझ सकें। सुरभि फील्स कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग। आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंट के साथ प्रीपोजिशन क्या चला है, ऑफ। सुरभि फील्स कॉन्फिडेंस, और ऑफ प्रीपोजिशन है तो वर्ब आएगा, तो V4 के रूप में आएगा। सुरभि को इस बात का भरोसा है कि वो पास कर जाएगी। ठीक है, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सुरभि फील्स कॉन्फिडेंट दैट शी कैन पास द एग्जाम। मतलब जहां कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ प्लस V4 लगा सकते हैं, वहीं हम लोग दैट क्लाउज भी लगा सकते हैं। उस स्थिति में ऑफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, सुरभि फील्स कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग द एग्जाम। तो आप यहां देख रहे हैं कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आया और उसके बाद फिर हमारे पास एक जेरंड आ गया जो नाउन की इक्विवेलेंट है। इसी बात को ऐसे लिखा जा सकता है कि सुरभि फील्स कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट छूट गया था बाय मिस्टेक। सुरभि फील्स कॉन्फिडेंट दैट सी विल भी लिख सकते हैं, सी कैन भी लिख सकते हैं, पास द एग्जाम। पास द एग्जाम यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ प्लस नाउन इक्विवेलेंट या नाउन का यूज कर सकते हैं, और कॉन्फिडेंट के बाद हम लोग दैट क्लाउज का भी उपयोग कर पा रहे हैं। ठीक है, यहां देखिए, टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस मतलब सफलता के प्रति आश्वस्त होना। टू बी कॉन्फिडेंट, जैसे ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस मीन्स ही इज श्योर दैट ही विल गेट सक्सेस। कॉन्फिडेंट अबाउट भी हो सकता है। You should feel confident about your own abilities. आपको अपने योग्यताओं पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उस पर आपको आश्वस्त महसूस करना चाहिए। तो कॉन्फिडेंट ऑफ भी हो सकता है और कॉन्फिडेंट अबाउट भी हो सकता है, और कॉन्फिडेंट के बाद हम लोग चाहे तो दैट क्लाउज का भी यूज कर सकते हैं। आई होप कॉन्फिडेंट में जितना मैंने बता दिया ये आपके लिए मोर देन एनफ है। आपको कभी किसी एग्जाम में इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं आएगा। हाँ, इससे रिलेटेड मिलता जुलता एक वर्ड हम और बताएंगे, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, ठीक है, ये एक नाउन है। फर्क क्या है, देखिए यहां पर DE है, ये DA है। कॉन्फिडेंट उस व्यक्ति को कहते हैं जिस पर भरोसा करके आप उसको सारी अपने अंदर की बातें भी बता देते हैं, वो आपके लिए कॉन्फिडेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंशियल उसी खानदान का लगता है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट या गोपनीय, जिसे दूसरों को अथवा सबको न तो दिखाया जा सकता है न बताया जा सकता है। अब बताइए, जो चीजें कॉन्फिडेंशियल है जिसको दूसरों को नहीं बता सकते हैं तो वो सीक्रेट है, आप तो पहले ही बोल दिए मीनिंग में। इसके अलावा वो बिहाइंड द सीन है, वो इनसाइड स्टोरी है, वो नॉन पब्लिक है, जनता के सामने नहीं आ सकता है, वो प्राइवेट है, प्रिवी है और इंटीमेट है वो, है ना। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। इसके अलावा हस्ट, हुश हुश, एसोटेरिक, ये सब भी वर्ड्स गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट का अर्थ रखते हैं, अतः ये सब भी सिनोनिम्स हैं। आइए कुछ एग्जांपल सेंटेंसेज में हम लोग कॉन्फिडेंशियल को यूज करके देख लेते हैं। द लेटर वाज मार्क्ड प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, मतलब लेटर के ऊपर लिखा हुआ था प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल। अगर किसी लेटर के ऊपर यह लिखा गया है कि वो प्राइवेट है या कॉन्फिडेंशियल है, इसका मतलब कि जिस आदमी के नाम पे वो लेटर भेजा गया है उसके अलावा और किसी को उसको पढ़ना नहीं चाहिए और किसी को उसको पढ़ने का कोई हक नहीं दिया गया है। एक और एग्जाम्पल सेंटेंस, वेल नेवर माइंड सम ऑफ द थिंग्स कैन बी अनलोडेड, ही एडेड इन ए सॉफ्ट कॉन्फिडेंशियल वॉइस। ठीक है, देखिए कॉन्फिडेंशियल वॉइस बोला गया, इसमें कॉन्फिडेंशियल लेटर था, लेटर कॉन्फिडेंशियल था, इसमें वॉइस कॉन्फिडेंशियल है। मतलब उसने कहा कि वेल नेवर माइंड सम ऑफ द थिंग्स कैन बी अनलोडेड,
ठीक है, उसने कहा कि बुरा मत मानिए, कुछ चीजें अनलोड की जा सकती हैं। उसने ये बात सॉफ्ट और कॉन्फिडेंशियल वॉइस में कहा, धीमे से फुसफुसा के कहा। अब यदि आप कॉन्फिडेंशियल वॉइस में कुछ बोलते हैं तो आपका बोलने का अंदाज ये रहता है कि हम जिसको बोल रहे हैं सिर्फ वही सुने, इसके अलावा सबको सुनने की जरूरत नहीं है, सबका वो मैटर है नहीं, सबको जानने की जरूरत उसको नहीं है। ठीक है, ठीक है। एज दो अफ्रेड ऑफ बीइंग ओवरहर्ड, ये इसी सेंटेंस का पार्ट है। मानो कि उसको इस बात का डर लग रहा था कि कोई उसकी बात सुन लेगा, इसलिए उसने कॉन्फिडेंशियल वॉइस में बोला। तो कॉन्फिडेंशियल वॉइस में जब आप बोलते हैं तो आप इस तरह से ख्याल रखते हुए बोलते हैं कि सब लोग उसको सुन न ले, वही टारगेटेड पर्सन या पर्सन्स ही उसको सुने जिसके लिए बोला गया, यानी धीमे से बोलना। अब धीमे से बोलना स्लो वॉइस भी हो सकता है, बट स्लो वॉइस और कॉन्फिडेंशियल में फर्क है। स्लो का मतलब पिच कम है, इंटेंसिटी कम है, और कॉन्फिडेंशियल का मतलब इरादा यह है कि कोई और ना सुने। पिच का यहां मैटर ही नहीं आ रहा। पिच तो जाहिर सी बात है कम रहेगा ही, लेकिन हाईलाइट वो नहीं किया जा रहा। हाईलाइट बोलने वाले के इरादे को किया जा रहा है कि वो सबको वो बात बताना नहीं चाह रहा, इसलिए उसने कॉन्फिडेंशियल वॉइस में बोला। आई होप क्लियर है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है तो उसको जनता के सामने या लोगों के सामने या किसी वैसे आदमी के सामने जिसका उस मैटर से लेना देना नहीं है, नहीं लाया जाना चाहिए। ठीक है, अभी सुनने में आ रहा था कि मीडिया में किसी चैनल और उस चैनल के ओनर के द्वारा किसी व्हाट्सएप चैट में एक हमारे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया गया। उन्होंने जानबूझ के नहीं किसी को बताया, वो किसी से बात कर रहे थे वो इंफॉर्मेशन के बारे में और लीक हो गया। लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी प्राइवेट न्यूज चैनल, चाहे वो कितना भी देशभक्त चैनल हो, क्यों पहुंच गया, कैसे पहुंच गया? तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर है कॉन्फिडेंशियल पोजीशन एट द इंपेरियल कोर्ट। यदि किसी कोर्ट में या किसी ऑफिस में आपका पोजीशन कॉन्फिडेंशियल है, मतलब कि वहां जो सबसे हेड अथॉरिटी हैं वो आपसे कुछ ऐसे काम करवाते हैं जो वो सबसे नहीं करवा सकते हैं। आपका वहां पर पोस्ट गुप्त रखा गया है, सीक्रेट रखा गया है, ताकि उसका मैक्सिमम एडवांटेज मिल सके। कॉन्फिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्पेरर, यदि किसी का रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फिडेंशियल है तो सेक्रेट रिप्रेजेंटेटिव है, किसी को पता भी नहीं है कि वो आदमी किसी एम्पेरर का या किसी अथॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा है वहां पर, उसको कॉन्फिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। आई होप कि कॉन्फिडेंशियल का किन किन नाउन्स के साथ किन किन सिचुएशन में और किस तरह से उपयोग किया जाएगा आपको पता चल चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। डिड्यूस, बहुत ही अच्छा प्यारा सा वर्ड है। डिड्यूस एक वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। आपको कुछ बातें बताई गई और उसके द्वारा आप कॉमन सेंस लगा के कुछ इंफॉर्मेशन या क्या बोल सकते हैं उसको, कंसेक्वेंस, रिजल्ट पर पहुंच जा रहे हैं, तो आप डिड्यूस कर रहे हैं। जैसे किसी का नाम बताया गया गुरचरण सिंह तेजपाल, तो फ्रॉम हिज नेम यू कैन डिड्यूस दैट ही इज ए पंजाबी। यदि कहा जा रहा है डेविड, फ्रॉम हिज नेम यू कैन डिड्यूस दैट ही इज ए क्रिश्चियन। तो डिड्यूस करने का मतलब होता है दिए गए इंफॉर्मेशन में से कोई अपने कॉमन सेंस का उपयोग करके कोई रिजल्ट पर पहुंच जाना, किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं तो आप कुछ डिसाइड कर ले रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, कुछ इन्फर कर रहे हैं, कुछ जज कर रहे हैं, कुछ सेंस मेक आउट कर रहे हैं, कुछ रीजन अपने अंदर चला रहे हैं, तर्क चला रहे हैं, कुछ बातों को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कुछ चीजों को आप कंक्लूड कर रहे हैं, तभी हम कहेंगे कि हमने डिड्यूस किया। ये सेंटेंस देखिए, फ्रॉम हिज नेम आई डिड्यूस्ड दैट ही वॉज एन इंडियन। उसके नाम से मैं ये समझ गया। आई डिड्यूस्ड मतलब आई अंडरस्टूड दैट ही वॉज एन इंडियन, कि वह एक इंडियन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट का मतलब होता है, अगर सीधा सीधा एक शब्द में बोलिए, घाटा। ठीक है, आपकी आमदनी या आपके पास आने वाले पैसे आपके खर्च या आपके पास से निकलने वाले पैसों से कम हो गए तो आप डेफिसिट में चले गए। तो जाहिर सी बात है कि घाटा हुआ तो कमी होगा, अभाव होगा तो कमी होगा, तो डर्थ होगा, स्कार्सिटी होगा, हाँ भाई, पोवर्टी आएगा, पॉसिटी आएगा, लैक होगा,
है ना, ड्राउट होगा, डेफिशिएंसी होगी, ये सारे शॉर्टेज हो जाएगा डेफिसिट में, अंडर सप्लाई होगा, कमी हो जाएगी, वांट हो जाएगा, इनसफिशियंसी हो जाएगी, इनएडिक्वेसी हो जाएगी, ये सारे के सारे क्रंच हो जाएगा कोई चीज का, ये सारे के सारे वर्ड्स डेफिसिट के सिनोनिम्स के रूप में काम करेंगे। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस आप जरूर समझना चाहेंगे, चलिए लिखते हैं। द फॉर्मिडेबल डेफिसिट इज मेट प्रिंसिपली इन 3 वेज। अब यहां पर मेट क्यों यूज किया गया? मीट का V3 है। मीट ए डेफिसिट का मतलब होता है किसी घाटे को पूरा करना, ठीक है। मीट डेफिसिट मतलब किसी घाटे को पूरा करना। तो ये जो फॉर्मिडेबल डेफिसिट है, जो इतना भयानक वाला घाटा है, उसको पूरा किया जाता है मुख्य रूप से 3 तरीकों से। प्रिंसिपली मतलब मुख्य रूप से, मेनली, चीफली, पर्टिकुलरली, स्पेशली, नेमली, इन 3 वेज, 3 तरीकों से उसको पूरा किया जाता है। टू ग्रैपल विद दिस डेफिसिट, इस घाटे से लड़ने के लिए जेम्स विल्सन वॉज सेंट आउट फ्रॉम द ट्रेजरी। जेम्स विल्सन को ट्रेजरी से भेजा गया एज फाइनेंशियल मेंबर ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के फाइनेंशियल मेंबर के रूप में। अ ट्रेड डेफिसिट, व्यापार में होने वाला घाटा को ट्रेड डेफिसिट कहेंगे। ये कॉमर्स से रिलेटेड वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों। आम बोलचाल की भाषा में इसके जगह लॉस भी बोला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एफिकेसी, क्या होता है भाई एफिकेसी? देखिए CY है, एफिकेसी नाउन है ये, और फॉर्मल लैंग्वेज में इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है, ठीक है। खास करके किसी दवाई या मेडिकल ट्रीटमेंट का जो क्षमता होता है परिणाम करने का या इलाज, बीमारी को ठीक करने का, उस दवाई या उस इलाज का एफिकेसी कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि उसके इफेक्ट के रूप में भी बोल सकते हैं इसका साइनोनिम्स, कि इफेक्ट क्या है उसका दवाई का। इफेक्टिवनेस भी बोल सकते हैं, है ना। इसके साइनोनिम्स के रूप में एफिशिएंसी भी उस दवाई की बोल सकते हैं, प्रोडक्टिवनेस भी बोल सकते हैं। अब यहां दवाई की जगह दूसरी चीजों की भी एफिकेसी हो सकती है, जैसे द एफिकेसी ऑफ कल्चर। ही वॉज ए फर्म बिलीवर इन द एफिकेसी ऑफ कल्चर, मतलब वह कल्चर के एफिकेसी में बहुत जबरदस्त या मजबूत श्रद्धा या विश्वास रखता था। मतलब उसका मानना था कि यह कल्चर ऐसा है जो परेशानियों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ता है। They pray for spiritual welfare and believe in the efficacy of such prayers. वे spiritual welfare के लिए प्रार्थना करते हैं और इस तरह के प्रार्थनाओं की एफिकेसी में, प्रभाव उत्पादकता में, प्रभावशीलता में गहरा विश्वास रखते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़े। ईक वर्ब के रूप में यूज किया जाता है और जनरली अकेले नहीं होता है, ईक आउट फ्रेजल वर्ब के रूप में चलता है। ईक आउट यदि हम किसी चीज को करते हैं तो उसको हम बचा बचा के खर्च करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होगा बचा बचा के खर्च करना, कम कम करके खर्च करना ताकि ज्यादा दिन चले। बचा बचा कर खर्च करना ताकि ज्यादा दिन चले, खर्च करना ताकि ज्यादा दिन चले, वो सामान जल्दी खत्म ना हो, ठीक है। तो ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। हाँ, अब जाहिर सी बात है कि हम ईक आउट करते हैं तो हम स्क्रैप करते हैं, स्क्रैप अप करते हैं, स्क्रैप टुगेदर करते हैं, स्क्राउंज करते हैं, पूरा निचोड़ के उसको उपयोग करते हैं, तो स्क्वीज करते हैं, रिंग कर लेते हैं उसको। आई होप की चीजें क्लियर है। यहां पर देखिएगा, मेनी ट्रेडर्स बेयरली ईक्ड आउट ए लिविंग। बहुत सारे व्यापारी सिर्फ रोजी रोटी कैसे करके कमा सके, ताकि बचा बचा के खर्च करें तो उसका रोजी रोटी चल जाए, सिर्फ उतना ही कर सके वो। अभी कोरोना टाइम में तो यही हुआ था ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सपाउंड। एक्सपाउंड का मतलब होता है सार्वजनिक कर देना। सार्वजनिक कर देना मतलब सबको बता देना। क्या बता देना? कोई आइडियाज के बारे में, इमोशंस के बारे में या अपने ओपिनियन के बारे में। यहां सेंटेंस देखिए, एग्जांपल ज्यादा क्लियर होगा आपको। A rambling interview in which the celebrated author expounds his views on an array of topics.
रैम्बलिंग इंटरव्यू का मतलब एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें दनादन सवाल दागे जाते हैं और बहुत गहरे गहरे सवाल दागे जाते हैं, उसको रैम्बलिंग इंटरव्यू कहते हैं। एक रैम्बलिंग इंटरव्यू जिसमें सेलिब्रेटेड ऑथर किसको कहते हैं? वैसा ऑथर को सेलिब्रेटेड ऑथर कहते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, पॉपुलर हो चुका है अपनी रचनाओं के लिए। जैसे एक सेलिब्रेटेड पोएट के बारे में हम बात बोले, हिंदी के पोएट के बारे में अभी मॉडर्न इंडिया में, तो कुमार विश्वास। आपको हम बता दें कि कुमार विश्वास एक सेलिब्रेटेड पोएट हैं। तो ए रैम्बलिंग इंटरव्यू इन विच द सेलिब्रेटेड ऑथर एक्सपाउंड्स हिज व्यूज, अपने दृष्टिकोण को, अपने नजरिए को, अपने विचारधारा को क्लियरली बताता है जनता को। किस चीज के बारे में विचारधारा? ऑन एन एरे ऑफ टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स पर। अब जाहिर सी बात है, आप अपनी विचारधारा को बता रहे हैं तो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप बोलिए सर क्या आर्टिकुलेट जो इसमें पढ़ाया गया था हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। आर्टिकुलेट में भी आप अपनी ओपिनियन, अपने बात, अपने भावनाओं, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से बताते हैं। तो एक्सपाउंड और आर्टिकुलेट एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हैं? रेज करते हैं किसी मामले को, तो पर भी तो आप यही करते हैं। आप किसी मामले को वॉइस करते हैं, आवाज देते हैं उस मामले को, ताकि लोग जान जाएं, है ना। आप यदि लोगों को बता रहे हैं तो आप उसको प्लेन और अंडरस्टैंडेबल रूप में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो अब इस अर्थ में देखिए क्या साइनोनिम्स हो जाएगा? क्लैरिफाई होगा कि नहीं होगा? डेमोन्स्ट्रेट होगा कि नहीं होगा? इलुसिडेट होगा, एक्सप्लेन होगा, एक्सप्लिकेट होगा, है ना, इलस्ट्रेट होगा, इंटरप्रेट होगा। उन चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप, उन चीजों को अनरिडल कर रहे हैं, उसमें जो जब पेचीदा चीजें हैं उनको आप सॉल्व करके लोगों को समझा रहे हैं, इल्यूमिनेट कर रहे हैं आप। तो इस तरह से एक्सपाउंड का उपयोग करते हैं, लोगों को सार्वजनिक रूप से अपने आइडियाज, इमोशंस, ओपिनियंस के बारे में बताना, आर्टिकुलेट करना, एक्सप्रेस करना, या फिर जो चीजें पहले से पता है लेकिन उतनी कठिन है कि समझ में नहीं आ रही है, तो उनको प्लेन और अंडरस्टैंडेबल तरीके से एक्सप्लेन करना। इन दोनों अर्थों में भी उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड अर्थ में इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रायल, मुकदमा शुरू होने के शुरुआत में, द जज एक्सपाउंडेड द लीगल डिफरेंसेस बिटवीन लीबेल एंड स्लैंडर। लीबेल और स्लैंडर, ये दोनों के बीच में जो कानूनी क्या डिफरेंस है, कानूनी रूप से जज ने उसको एक्सपाउंड किया, मतलब बहुत डिटेल से क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। किसको? टू द जूरी को। मतलब जूरी में जितने भी जज थे उन सब को एक किसी जज ने अपने विचारधारा क्लियरली, बहुत ही क्लियर कट तरीके से जो डिफरेंस है लिबेल और स्लैंडर के बीच में, ये सबको समझाया, एक्सप्लेन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेस्टिव। फेस्टिव एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। फेस्टिव का मतलब होता है त्योहारों वाला, त्योहारों वाला। अब जैसे ही बोलते हैं हम त्योहारों वाला, तो आपको आ जाता है त्योहारों वाला मौसम, फेस्टिव सीजन। बिल्कुल सही बात है, फेस्टिव सीजन में लगातार कई सारे फेस्टिवल्स आते हैं। तो अब त्योहारों वाला है तो जाहिर सी बात है उसमें मन में खुशियां भरी होंगी, आनंद भरा होगा, उल्लास भरा होगा। तो जाहिर सी बात है फेस्टिव मूड भी हो सकता है, ठीक है। आई एम ऑलवेज इन ए फेस्टिव मूड, हाँ है ना। फेस्टिव ओकेजन्स भी हो सकता है। अब फेस्टिवल में जो लोग चीजें, सामान उपयोग किए जाते हैं सजावट के लिए, वो सब फेस्टिव चीजें हो सकती हैं, जैसे फेस्टिव लाइट्स हो सकता है। आप फेस्टिव फील करते हैं, त्योहारों के दिन में अपने आप भावनाएं बदल जाती है, थोड़ा चहल पहल मन में ज्यादा आ जाता है, उल्लास ज्यादा आ जाता है। तो ही वॉज फीलिंग फेस्टिव, ऑल द चिल्ड्रेन फील फेस्टिव व्हेन होली इज अप्रोचिंग। जब होली पास आ रहा होता है तो सारे बच्चे फेस्टिव फील करना शुरू कर देते हैं, राइट। अब जब आप फेस्टिव फील कर रहे हैं तो कैसा फील कर रहे हैं? खुश फील कर रहे हैं, है ना, जॉकुलर, जॉली फील कर रहे हैं, जॉवियल फील कर रहे हैं, मेरी हैं, मर्थफुल हैं आप, ब्लाइद हैं आप, एकदम अंदर से प्रसन्नचित हैं। ये सारे सिनोनिम्स होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। हमारा वर्ड है इंड्यूस, ठीक है। इंड्यूस मतलब होता है किसी से कुछ करवाना। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? किसी से कुछ करवाना। यदि करवाना का मतलब आप परसुएड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? करवाते हैं तो आप उसको परसुएड करते हैं, आप उसको कन्विंस करते हैं करने के लिए, करते हैं कि नहीं करते हैं? आप उसको काउज करते हैं, काउज समबडी टू डू समथिंग, आप मेक समबडी डू समथिंग करते हैं। तो ये सारा का सारा इसके सिनोनिम्स होगा। और इंड्यूस को हम लोग ऐसे उपयोग करेंगे, पहले तो इंड्यूस वर्ब हो गया, ये समझ लीजिए।
और जो आदमी काम करवाएगा वो सब्जेक्ट होगा। इंड्यूस को टेंस के हिसाब से लिखेंगे, जिस आदमी से करवाना है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, और जो काम करवाना है उसको 2+V1 के रूप में लिखेंगे। हमेशा टेंस का असर इस पर रहेगा, टेंस के अनुसार। बोलिए सर एग्जाम्पल। बिल्कुल सर, एग्जाम्पल देखिए। He induced his boss to send him to New York for the meeting with the foreign clients. He induced his boss to send him to New York for the meeting with the foreign clients. फॉरेन क्लाइंट से मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क भेजने के लिए उसने बॉस को मना लिया, मतलब इंड्यूस कर दिया, मतलब कन्विंस कर दिया, मतलब परसुएड कर दिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आप परसुएड और कन्विंस करेंगे तो इसके लिए आपको आर्ग्यू करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, है ना। आपको सामने वाले को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि यह बात सही है, आपको टॉक करना पड़ेगा किसी को, आपको किसी को जीतना पड़ेगा अपने बात से, लॉजिक से विन ओवर करना पड़ेगा। ठीक है, आप सिर्फ आदमी को नहीं किसी चीज को भी कुछ करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इंड्यूस समथिंग 2+V1। जैसे बुक्स, रीडिंग बुक्स इंड्यूसेस अस टू स्लीप। रात में नींद नहीं आ रही, किताबें पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, फट से नींद आ जाएगी थोड़ा देर के बाद। रीडिंग बुक्स इंड्यूसेस अस टू स्लीप। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज आप बोल सकते हैं, इंड्यूस के बाद आप नाउन भी सीधे सीधे यूज कर सकते हैं, इंड्यूस प्लस नाउन। जैसे हम बोल सकते हैं रीडिंग बुक्स इंड्यूसेस स्लीप, स्लीप यहां नाउन के रूप में। ठीक है, अब जरा हम आपको और बताते हैं, जब आप इंड्यूस इस तरीके से करते हैं तो आप कोई परिवर्तन ला देते हैं, ब्रिंग अबाउट ए चेंज कर देते हैं, आप काउज करते हैं, आप इफेक्ट करते हैं, आप किसी परिस्थिति को जेनरेट करते हैं, इन्वोक करते हैं उस स्थिति को प्रोड्यूस या प्रॉम्प्ट करते हैं। सारे के सारे सिनोनिम्स के रूप में यूज किए जाएंगे। मेडिकल साइंस में, मेडिकल फील्ड में भी इंड्यूस वर्ड को यूज किया जाता है, खास करके दवाई दे करके किसी वुमेन को बच्चा जन्म करवा देना, प्रसव करवा देना इंड्यूस करना कहलाता है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे है, एसिड्स एंड मॉइस्ट हीट इंड्यूस सिमिलर चेंजेस। देखिए पहले इंड्यूस वर्ब है और इसके बाद सिमिलर चेंजेस नाउन आया ना, हमने कहा था इंड्यूस के बाद सीधे नाउन आ सकता है, यह नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा ना, या प्रोनाउन भी। तो एसिड जो चेंज इंड्यूस करता है, काउज करता है, जनरेट करता है, जो चेंजेस प्रोड्यूस करता है, वही चेंज मॉइस्ट हीट करता है। मॉइस्ट हीट का मतलब गर्मी रहे और गर्मी के दिन में नमी रहे, तो उससे वही सारे परिवर्तन आएंगे किसी भी पदार्थ में जो परिवर्तन एसिड से आप लाना चाहते हैं। स्लो और फास्ट होगा परिवर्तन किसमें, वो अलग बात है, लेकिन परिवर्तन सेम कैटेगरी का होगा, चेंजेस सेम कैटेगरी के होंगे। नथिंग वुड इंड्यूस हिम टू कंसेंट। देखिए, इंड्यूस समबडी 2+V1, यहां देखिए इंड्यूस समबडी 2+V1, हमने बताया ना, इंड्यूस समबडी 2+V1 मतलब किसी से कोई काम करवाना। नथिंग वुड इंड्यूस हिम, कोई भी चीज उसको मना नहीं सकता, क्या करने के लिए, कंसेंट करने के लिए, सहमति देने के लिए, रजामंदी देने के लिए, अग्री करने के लिए। देखिएगा एक और, ऑल सीड्स रिक्वायर ए सर्टेन डिग्री ऑफ हीट। सभी बीजों को एक निश्चित तापमान की जरूरत होती है, क्या करने के लिए, टू इंड्यूस जर्मिनेशन, जर्मिनेशन को काउज करने के लिए, जर्मिनेशन वाले प्रोसेस को प्रोड्यूस या स्टार्ट करने के लिए। इन 1877 renewed efforts were made to induce टी कल्टीवेशन। टी कल्टीवेशन को स्टार्ट करने के लिए रिन्यूड एफर्ट्स किए गए 1877 में, 1877 ईस्वी में नए नए तरह के प्रयास किए गए ताकि
टी कल्टीवेशन को इंड्यूस किया जा सके, टी कल्टीवेशन को काउज किया जा सके, टी कल्टीवेशन को स्टार्ट किया जा सके, लोगों से करवाया जा सके। आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट, पेरेनियल। पेरेनियल एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। पेरेनियल का मतलब होता है चिरस्थायी या निरंतर। दैट हैपेंस ऑफ्टेन और दैट लास्ट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, शाश्वत भी कहते हैं। पेरेनियल ट्रूथ, शाश्वत सत्य, वह सत्य जो सदा सदा के लिए है। और बहुवर्षी भी कहा जाता है, जो दो या दो से अधिक वर्षों तक चलता है। पौधों के लिए जनरली यूज करते हैं। पेरेनियल क्रॉप्स, पेरेनियल रूट्स। पेरेनियल रूट्स होते हैं कि एक बार पौधा जन्म ले लिया, आप उसको जड़ के ऊपर से काट दीजिए, फिर उसी रूट से फिर दूसरा पौधा निकल जाएगा। ठीक है, फिर काट दीजिए, फिर निकल जाएगा। पेरेनियल, जैसे पालक है, जैसे केला का पौधा होता है। There are no rivers and few perennial streams in the islands. इन टापुओं में कोई नदी नहीं है और ना के बराबर पेरेनियल स्ट्रीम्स हैं। स्ट्रीम्स तो समझते हैं झरने। पहाड़ों पर जब बारिश होती है और पानी नीचे की ओर आती है, तो जब ऊंचाई से नीचाई पर पानी गिरता है तो उस इवेंट को या उस फेनोमेनन को स्ट्रीम कहा जाता है। और पेरेनियल स्ट्रीम ऐसा होता है जिसमें पानी सूख जाता है, फिर अगले साल पानी आ जाता है, फिर पानी सूख जाता है, फिर अगले साल पानी आ जाता है। वो पेरेनियल स्ट्रीम्स होता है। ठीक है। Increased by the perennial waters of these numerous torrents, the Senku makes its way. सेंकू नदी का नाम है। सेंकू नदी अपना मार्ग कैसे तय करती है? तो पेरेनियल वाटर्स, वाटर्स प्लूरल क्यों लिखा गया? मतलब यहां पानी का स्रोत, झरने हो सकते हैं, नदियां हो सकती हैं, और पेरेनियल वाटर्स हैं मतलब वो झरने और नदियां हर साल पानी से भर जाते हैं बरसात के समय। तो पेरेनियल वाटर्स के जो इतने सारे टॉरेंट्स हैं, उससे सेंकू अपना रास्ता आगे बनाती है। मतलब सेंकू में धार, पानी का धारा उसी के वजह से आता है, पेरेनियल वाटर्स के न्यूमरस टॉरेंट्स की वजह से। नेक्स्ट वर्ड है इनफेमस। अब बोलिए सर फेमस तो जानते हैं, फेमस माने प्रसिद्ध, तो इन लगा करके आप जनरली कह दीजिएगा कि अप्रसिद्ध का बात आप बोलेंगे। नहीं बच्चे, अप्रसिद्ध नहीं होता है इनफेमस का मतलब, कुख्यात होता है। प्रसिद्ध है लेकिन बुरे चीज के लिए है, बैड चीजों के लिए फेमस है। तो नोटोरियस बोल सकते हैं कि नहीं? शेमफुल बोल सकते हैं, इग्नोमिनियस बोल सकते हैं, नोटोरियस बोला हमने, डिसग्रेसफुल बोल सकते हैं, सब साइनोनिम्स हैं। द इनफेमस रोड्स मतलब वैसे रोड्स जो अपने एक्सीडेंट वाले चीजों के लिए जाने जाते हैं। इनफेमस रूम, शायद भूतहा उतहा होगा, वहां पे जाने पे कुछ गड़बड़ हो जाता है इसलिए जाना जाता है। कोई प्लेस इनफेमस है तो प्लेस जो है बुरे काम के लिए बदनाम है। इनफेमस क्यूज मतलब उस कतार में काफी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। आई थिंक इनफेमस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है पर्टेन। पर्टेन का क्या मतलब होता है? पर्टेन का मतलब किसी चीज से रिलेटेड होना, उससे मतलब रखना, सरोकार रखना। तो रिलेट भी कर सकते हैं, रेफर हो सकता है, वो चीज वहां अप्लाई होगा जिससे सरोकार रख रहा है, वो उस जगह से, उस ग्रुप से, उस काम से बिलोंग कर रहा है वो चीज, उससे पर्टेन कर रहा है वो चीज। अब यहां सेंटेंस देखिए, प्रीपोजिशन का खेल समझ में आएगा। योर क्वेश्चन शुड पर्टेन टू द चैप्टर। देखिए हम लिख देते हैं सीधा सीधा एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस। योर क्वेश्चंस शुड पर्टेन टू द चैप्टर आई एम टीचिंग। मतलब जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं उससे संबंधित होना चाहिए आपका क्वेश्चन, तभी हम बताएंगे। तो शुड के बाद पर्टेन भी1 आया। अब इस पर्टेन के जगह पर आप यहां लिख सकते थे शुड बी पर्टेनिंग, तो ये पर्टेनिंग एडजेक्टिव मान लिया जाता है। पर्टेनिंग, शुड बी पर्टेनिंग, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो जाता है। यहां पर्टेनिंग का मतलब हो जाता रिलेटेड, शुड बी रिलेटेड टू द चैप्टर आई एम टीचिंग। आपका क्वेश्चन उसी चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए, पर्टेनिंग होना चाहिए। पर्टेनिंग मतलब बी लगाएंगे, अब पर्टेन खुद भी1 है तो उसके पहले बी नहीं लगाएंगे, शुड लगाए तो हो गया, मॉडल के बाद भी1।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, प्रीडोमिनेट वर्ब के रूप में। प्रीडोमिनेट यदि कोई चीज करता है तो उसका संख्या या मात्रा सबसे ज्यादा है, वहां पर वो हावी हो रहा है सब पर। जाहिर सी बात, हावी हो रहा है तो कंट्रोलिंग पोजीशन में आ चुका है, वो डायरेक्शन देने वाले पोजीशन में आ चुका है, वो मैनेजिंग पोजीशन में आ चुका है, वो रूलिंग पोजीशन में आ चुका है, सुपरवाइजरी पोजीशन में आ चुका है, वो कमांडिंग पोजीशन में आ चुका है। इसलिए सारे के सारे जो है वो सिनोनिम्स के रूप में काम करेंगे। ठीक है? डिजास्टर्स साइंस मतलब दुख के संकेत, प्रीडोमिनेट ओवर ऑस्पिशियस, प्रीडोमिनेट के साथ ओवर प्रीपोजिशन। प्रीडोमिनेट करता है जिस चीज पर, वो बाद में लिखाएगा, उसके पहले ओवर। ठीक है? समटाइम्स आवर इमोशंस प्रीडोमिनेट ओवर आवर रीजनिंग, कभी कभी हमारी भावनाएं हमारे तर्क से ज्यादा महत्व रखती हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेंटिव। प्रिवेंट तो आप जानते होंगे, प्रिवेंट का मतलब होता है रोक देना, होने से पहले ही रोक देना। प्रिवेंट वर्ब है, उसी खानदान का है प्रिवेंटिव। प्रिवेंट समथिंग, कोई चीज को होने से पहले रोक देना है ना? प्रिवेंट के बाद आप लोग बिफोर भी लिख सकते हैं, प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग। और प्रिवेंट समबडी, किसी आदमी को रोक देना, फ्रॉम डूइंग समथिंग, कि वो काम कर ही ना पाए, है ना? इस तरीके से यूज होता है। तो प्रिवेंटिव जो है उसी से बना हुआ एडजेक्टिव है। प्रिवेंटिव का मतलब होता है किसी बात जो खास करके बुरी बात होने वाली है, उसका रोकथाम वाला चीज प्रिवेंटिव कहलाएगा। जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब वी शुड टेक प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट कोरोना। कोरोना के लिए हम लोग को प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए, मतलब ऐसा उपाय करना चाहिए कि कोरोना हो ही नहीं। लाइक फिजिकल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ मास्क, यूज ऑफ ग्लव्स, है ना? अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस। ठीक है? जरा सा एक और सेंटेंस देखिए, दिस ऑयल जनरली एक्ट्स एज एन एक्सेलेंट प्रिवेंटिव ऑफ इंसेक्ट अटैक्स। ये जो तेल है ये मुख्य रूप से काम करता है एक बहुत अच्छे प्रिवेंटिव के रूप में। किस चीज से प्रिवेंटिव? इंसेक्ट अटैक से, कीड़ों के अटैक से प्रिवेंटिव के रूप में। तो प्रिवेंटिव ऑफ समथिंग, प्रिवेंटिव ऑफ समथिंग। चले नेक्स्ट, रॉन्डेवस। रॉन्डेवस देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। रॉन्डेवस नाउन है, ठीक है? रॉन्डेवस का मतलब होता है मीटिंग, और रॉन्डेवस का मतलब मीटिंग प्लेस भी होता है। ठीक है? अब मीटिंग या मीटिंग प्लेस कहे तो हैंग आउट हो सकता है, रिसोर्ट हो सकता है, स्टॉम्पिंग ग्राउंड हो सकता है, अपॉइंटमेंट हो सकता है, डेट भी एक तरह का मीटिंग होता है, लड़का लड़की मिलते हैं, इंगेजमेंट हो सकता है, ट्रिस्ट भी मुलाकात होता है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, पंडित नेहरू का लिखा हुआ, किस्मत के साथ एक मुलाकात, है ना? गाना भी सुना होगा ना, एक मुलाकात जरूरी है सनम, रंडवे इज नेसेसरी सनम, रंडवे, रंडवे बहुत कठिन प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है? यूनियन टेरेस गार्डन्स आर ए पॉपुलर रॉन्डवे इन द हार्ट ऑफ द सिटी। शहर के बीचों बीच में एक बहुत लोकप्रिय मिलने की जगह है, लोग वहां पे जाके एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्त लोग हैं अपना जो भी है। यूनियन टेरेस गार्डन्स जगह का नाम है। समीर हैड ए सेक्रेट रॉन्डवे विथ डिया। समीर का एक सेक्रेट रॉन्डवे था, मीटिंग था, किसके साथ? डिया के साथ। कोई जान नहीं रहा था उसके बारे में, तो जान नहीं रहा था तो हम कैसे लिख दिए? द कैफे इज ए पॉपुलर रॉन्डवे फॉर स्टूडेंट्स। कैफे जो है स्टूडेंट्स के लिए एक पॉपुलर मीटिंग प्लेस होता है या है। नेक्स्ट वर्ड है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन हम लोग सब जानते हैं, श्वसन। श्वसन बोले तो ब्रीदिंग, फॉर्मल में रेस्पायरेशन यूज किया जाता है, ऐसे बोलचाल की भाषा में ब्रीदिंग यूज करते हैं। ठीक है? और टेक्निकल इसका ये तरह से डिफाइन किया गया, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वगैरह वगैरह। अब जाहिर सी बात है, ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आप वेंटिलेशन कर रहे हैं, हाँ कि नहीं? आप एयरिंग कर रहे हैं, आप इनहेल कर रहे हैं, आप एक्सहेल कर रहे हैं, है ना? तो रेस्पायरेशन कहलाता है। तो ये एक टेक्निकल वर्ड ही है रेस्पायरेशन, इसके जगह हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। रेस्पायरेशन में दो काम होता है, पहले ब्रीद इन करते हैं और फिर ब्रीद आउट करते हैं। जैसे ही हम लिखे होंगे आप समझ में आ गया होगा। ब्रीद इन हम लोग ऑक्सीजन करते हैं और ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं।
फोटोसिंथेसिस में जो रेस्पिरेशन होता है पौधों के द्वारा, उसमें वो लोग ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं पौधे, और ब्रीद आउट कर देते हैं ऑक्सीजन दिन में, और रात में उल्टा कर देते हैं पौधे भी। रात में पौधे भी ब्रीद इन ऑक्सीजन करते हैं और ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। उनका रेस्पिरेशन दोनों टाइम अलग अलग तरीके से होता है। फोटोसिंथेसिस के समय उनका रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद इन होता है, ऑक्सीजन ब्रीद आउट होता है। आई होप कि क्लियर है इतना से। सैंक्टिटी, ठीक है, पवित्रता, महत्व, ठीक है। सुरक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो सुरक्षा संरक्षण दिया जाता है ना, तो सुरक्षा संरक्षण दिया जा रहा है उसके सैंक्टिटी के कारण, उसमें कुछ खास बात है। अब पवित्रता बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है होलीनेस बोल रहे हैं, पायसनेस बोल रहे हैं, सेंटलीनेस बोल रहे हैं आप, ब्लेसेडनेस बोल रहे हैं आप, है ना। ए लाइफ ऑफ सैंक्टिटी, ऐसा जीवन जिसमें आप एकदम बहुत सब कुछ अच्छे से पवित्रता से करते हैं, मन और तन दोनों की। आवर सोसाइटी बिलीव्स इन द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज। हमारा समाज जो है शादी की पवित्रता में विश्वास करता है। आई थिंक सैंक्टिटी क्लियर है। नेक्स्ट है स्ट्रैटम। स्ट्रैटम का मतलब होता है लेयर। अब लेयर है तो जाहिर सी बात है कि अब लेयर समाज में होगा तो कास्ट या क्लास कहलाएगा, है ना, ऑर्डर भी कहला सकता है। आप लेयर इसको कह सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है। द स्ट्रैटम ऑफ आशेज वाज फ्रॉम 50 सेंटीमीटर, मतलब द लेयर ऑफ आशेज, आशेज मतलब राख, राख का लेयर 50 सेंटीमीटर से था। A trench was dug, एक गड्ढा खोदा गया, इन द सॉफ्ट अपर मड, ऊपर वाला जो सॉफ्ट मिट्टी था उसका, until the stratum of a stiff blue clay was in it, जब तक कि हम लोग कठोर नीली मिट्टी तक ना पहुंच के, सतह तक, लेयर तक ना पहुंच गए, तब तक। इन समर, गर्मी के दिनों में, दिस विंड, ये हवा, प्रोड्यूसेज, बनाती है, ए डेंस स्ट्रैटम, एक घनी परत बनाती है, ऑफ सी क्लाउड, समुद्र से उठने वाले बादलों का। इसी के साथ हमारा ये लास्ट वर्ड था। आई होप कि आपको बहुत सारे नए वर्ड्स, उनके सिनोनिम्स, हिंदी मीनिंग सीखने के लिए मिले होंगे, जो आपको एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क स्पेशल ऑफिसर, और साथ साथ ही आरआरबी के एग्जाम के अलावा एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एग्जाम्स में, सीपीओ एग्जाम्स में काफी यूजफुल होने वाले हैं। एनडीएस सीडीएस वाले बच्चों के लिए वरदान होने वाला है ये लेसन, और जो लोग अपने स्पीकिंग में अपने वोकैबुलरी के स्टैंडर्ड को रेज करना चाहते हैं, उनके लिए ये लेसन तो बहुत बहुत यूजफुल है। अगर आपको सही में इतना यूजफुल लगा है जितना मैं बता रहा हूं, तो आप इसको एक बार लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर नए आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट नहीं करते हैं, तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करें। साथ ही साथ आप ऑल वाले वो को भी टच कर दें, ताकि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने मोबाइल में YouTube नोटिफिकेशन के सेटिंग्स को ऑन रखें। मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर YouTube नोटिफिकेशन के सेटिंग्स को ऑन कर दें, तभी इतना करने पर आपके पास मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर की उम्मीद करते हैं, और कमेंट्स में आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। धन्यवाद।